अवस्था परिवर्तन। देखिए परिभाषा टाइप हम लोग नहीं लिखेंगे कि ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, हम ऐसे चार्ट बना के लिख रहे हैं, ऐसे आप भी लिख लीजिए। यानी अवस्थाएं कितनी होती हैं? ठोस मेन रूप से 3 होती है ना, ठोस, द्रव, गैस, 3 होती हैं। तो एक ठोस से द्रव जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक साइड से तीर लगाना। अगर कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, वो ठोस अवस्था में है और जब द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गलनांक या द्रवीकरण। ठोस से द्रव का बनना द्रवीकरण या गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का पानी बनना गलनांक कहलाता है ना, तो उसको गलनांक बोलते हैं या द्रवीकरण। गलनांक या द्रवीकरण यानी वह पदार्थ जो ठोस गर्म करने पर ठोस से द्रव में बदल जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं गलनांक। उसका गलनांक कितना है? तो पानी का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी रहता है वो ठोस से द्रव बन जाता है। समझ में आ गया ना? और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव से ठोस भी बन जाता है। बर्फ भी तो 0 पे बनता है। अब द्रव से अगर गैस बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। द्रव का गैस बनना कहलाता है वाष्पीकरण। तीर सही लगाना, उल्टा मत लगाना। मतलब द्रव से गैस के साइड में लगाना है, तो द्रव का गैस बनना वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। और गैस से ठोस का बनना, ये क्या कहलाता है? जिस टेम्परेचर पर कोई भी जो गैस है उसको जब आप गर्म करते हैं तो ठोस बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जमाव या निक्षेपण। गैस से ठोस का बनना यह कहलाता है जमाव। जमाव या निक्षेपण। समझ में आ रहा ना सबको? मतलब ये सर्कल में लिखा है, इसको चाहे तो आप एकेडमिक में ऐसे पढ़ते थे कि गलनांक क्या होता है। तो गलनांक का मतलब वह टेम्परेचर, जिस वह तापमान जहां कोई ठोस जो है गर्म करने पर द्रव में बदल जाए, उसको बोलते हैं गलनांक। इसी चीज को हमने डायग्राम में लिख दिया है कि ठोस से द्रव जिस टेम्परेचर पर बनता है उसको बोलते हैं गलनांक या द्रवीकरण। द्रव से गैस का बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। सही ना? जिस टेम्परेचर पे वाष्प बनने लगता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से ठोस का बनना क्या कहलाता है? जमाव या निक्षेपण कहलाता है। समझ में आ गया ना? उल्टा भी हो सकता है, जैसे द्रव से ठोस का बनना। तो द्रव से ठोस का बनना क्या कहलाता है? हाँ, उसको बोलते हैं हिमांक या हिमकरण कह सकते हैं। हिमांक। हिमांक। द्रव से ठोस का बनना हिमांक। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से अगर गैस से द्रव बन रहा है तो क्या कहेंगे? गैस से द्रव का बनना। वाष्पीकरण तो लिख दिए। बताइए सभी लोग, बताइए। यानी कोई भी द्रव है, गैस है और वो द्रव बन गया, गैस से द्रव बन गया तो क्या बोलते हैं? संघनन। संघनन, इसको बोलते हैं संघनन। समझ में आ रहा ना? गैस से द्रव का बनना संघनन। इसी प्रकार से ठोस से डायरेक्ट गैस का बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस का बनना ऊर्ध्वपातन। पातन। समझ में आ रहा है ना?
यानी हमने दो दो चार दो छह परिभाषा लिखा है। किसी को इन छह परिभाषा में कोई दिक्कत हो? देखिए ये रटना आसान है, समझना आसान है। समझ में आ रहा है ना? जो चीज आप एक पेज में लिखते हो वो हमने शॉर्टकट में एक डायग्राम में लिख दिया। ठोस से द्रव का बनना गलनांक कहलाता है या द्रवीकरण कहलाता है। द्रव से गैस का बनना वाष्पीकरण कहलाता है और गैस से ठोस का बनना जमाव या निक्षेपण कहलाता है। ऐसे उल्टा चल सकते हैं, ठोस से गैस का बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, गैस से द्रव का बनना संघनन कहलाता है और द्रव से ठोस का बनना हिमांक कहलाता है। क्लियर है ये चीज? अब उदाहरण देखिए, जो आप सभी जानते हैं, जो पानी है, पानी, ये पानी तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है और गैस में भी रहता है। जैसे ठोस है पानी, बर्फ है, बर्फ का मतलब पानी ना, ठोस का मतलब बर्फ है। अब बर्फ होगा तो ठोस अवस्था में होगा, उसको गर्म करेंगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, गैस को गर्म करने पर द्रव बनता है, कहां देखने को मिलता है? जैसे ठोस से द्रव तो सभी देखते हैं, बर्फ से पानी बनना ये तो उदाहरण है ना। बर्फ से पानी बनना ये तो गलनांक है, ये आप देखते हैं। बर्फ लाए, ठोस था, पानी बन गया, द्रव बन गया। द्रव था, उसको गर्म कर दिए, गैस बन गया, ये भी आप देखते हैं। आपने कहीं देखा है कि गैस से द्रव का बनना? कोई गैस था, हाँ हाँ, खाना बनाते समय जब आप देखते होंगे ना, जो हम लोगों का बर्तन रहता है, जैसे हाँ प्लेट है, उस प्लेट से जो ढकना रहता है उसके ऊपर पानी की बूंदें जाके चिपक जाती हैं, चिपकी रहती है ना, तो वही क्या है? संघनन है। क्योंकि पानी वहां कैसे पहुंचा? वाष्पीकरण द्वारा है ना, उसको गर्म किया गया होगा, उसका क्वथनांक आया होगा, फिर वाष्पित हुआ होगा, लेकिन ऊपर ढक्कन लगा है तो उसी पे जाके चिपक जा रहा है। तो फिर से क्या हो रहा है? वही वाष्प फिर से पानी बन जा रहा है, द्रव बन जा रहा है। तो गैस का द्रव में बनना, इसी को बोलते हैं संघनन। यानी जो प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें चिपकी रहती है, वो कौन सी प्रक्रिया है? संघनन है। ये कहां देखने को मिले? देखे हैं आप? ये ध्यान समझना, ये सब उदाहरण है जो एग्जाम में पूछता है। संघनन, सही ना, कि प्लेट के ऊपर पानी की बूंदों का चिपके रहना, किसका उदाहरण है? संघनन का। गैस से ठोस का बनना, ये कहां देखे हैं आप? गैस से ठोस का बनना कहीं देखे हैं? आपने देखा होगा अभी दीपावली के दिन में जो हम लोग की माताएं ना काजल बनाती हैं, काजल बनाती है ना, इसका मतलब जो वही गैस रहता है, वही उसके ऊपर जो ढक देते हैं ना, ढकना टाइप का, वही काजल या करखा जिसको बोलते हैं ना, वो किसका उदाहरण है? वही है आपका गैस से ठोस का बनना, जिसको जमाव या निक्षेपण कहते हैं। सुना? यानी काजल का बनना। और जो बादल है, बादल, बादल कैसे बनता है? जो हम पानी की, जो पानी है, समुद्र है, नदी है, ये तो वाष्पित होकर ऊपर जा रहा है ना गर्मी के सीजन में, वही जाके ऊपर जम गया है, ठोस बन गया, वही बादल बन गया, ये तो है ना। तो गैस से जो ठोस का बनना है, ये दो तीन उदाहरण आप देखते हैं, बादल का बनना और काजल का बनना या कालिक का बनना। किसका उदाहरण है? लिख सकते हैं, इस चीज को लिख लेना, समझ में? इसी में लिख देना किसका उदाहरण कहाँ है। तो इसका उदाहरण है हाँ कालिक, कालिक अथवा काजल का बनना। अब देखिए कालिक या काजल का मतलब जो ये जैसे आजकल जो काजल आते हैं ना रेडीमेड वाले, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सही ना। ये कैसे बनता है, किस केमिकल का बनता है, ये नहीं पूछेगा। काजल का मतलब जो वही देहाती वाला काजल है, सही ना, उसकी बात है। कालिक या काजल का बनना निक्षेपण होता है। और कहां होता है? बादल का बनना, बादल का बनना ये एग्जाम में पूछता है। किसका उदाहरण है? जमाव है, द्रवीकरण है, हिमांक है, संघनन है, वाष्पीकरण है, क्या है? तो ये आपके क्या है? जमाव है। संघनन आप जानते ही है, बाकी ठोस से द्रव का बनना ये सब पता है। क्लियर है ना सबको? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करें, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब देखिए जनरली क्या होता है
साधारणतः आप देखते हैं कोई भी ठोस अगर है और उस ठोस को जब आप गर्म करते हैं तो पहले द्रव बनता है। जैसे लोहा अगर आप गर्म करेंगे तो पहले पिघलेगा ना, तो पहले द्रव बनेगा, लेकिन जब उस द्रव को भी आप गर्म कर देंगे तब गैस बन जाएगा। ये नॉर्मल प्रक्रिया है किसी भी चीज का। समझ में आ गया ना सबको। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन होता है ये इस प्रक्रिया की भांति नहीं चलता। इसमें कोई भी जो ठोस होता है, यहां लिखा भी है, कोई भी जो ठोस होता है ये सीधे सीधे ठोस का गैस में बनना, यानी जैसे ही इसको आप गर्म करेंगे ये गैस बन जाएगा, यानी बीच में द्रव वाली जो अवस्था है वो गायब हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या सभी का होता है? सभी का नहीं होता। इसलिए एग्जाम में पूछता है ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनका ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कपूर, समझ में आ गया ना। इसको आपको इसका उदाहरण लिख लेना। उदाहरण कौन सा है? 6-7 है, इनको लिख के रख लेना उदाहरण। जैसे कपूर एग्जाम में आता है, तो कपूर जो है ये ठोस है लेकिन द्रव में बदले बिना सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे मोमबत्ती जो है ये इसका उदाहरण है कि नहीं? मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं मोमबत्ती। कपूर लिखना, मोमबत्ती नहीं लिखना, पहले आप बताना फिर लिखेंगे। मोमबत्ती तो देखे हैं ना, कपूर भी देखे हैं। तो कपूर क्या द्रव में बदलता है कि सीधे जल जाता है? कपूर नहीं, सॉरी, मोमबत्ती द्रव में बनता है ना। जैसे आप मोमबत्ती दीपावली पे जलाते तो पहले देखना वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जलता है। इसका मतलब जो मोमबत्ती है उसका उदाहरण नहीं है। समझ में आ रहा ना सबको। यानी जिसमें बिना द्रव में परिवर्तन हुए सीधे सीधे गैस बन जाए वो है ऊर्ध्वपातन। तो कपूर का होता है। और किसका होता है? नौसादर, नौसादर और शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ और अमोनियम क्लोराइड। कपूर, नौसादर, शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड और गंधक। गंधक, एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड। समझ में आ रहा है ना। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका ऊर्ध्वपातन होता है। नौसादर क्या होता है? नौसादर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? पढ़े ना, क्या होता है? नौसादर का फार्मूला था, एग्जाम में लिखेंगे नहीं? समझ में आ गया ना सबको। ये कपूर, नौसादर, शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, गंधक और एंथ्रेसाइड, ये लगभग 6-7 हैं, ठीक ना, जिनका सीधे सीधे ऊर्ध्वपातन होता है। नौसादर बताएंगे आप लोग अभी। किसी को यहां तक दिक्कत है? तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये 3-4 नाम है, देखिए इसमें से जो ज्यादा आता है कपूर, नौसादर, शुष्क बर्फ। समझ में आ गया ना। ये 3 नाम कम से कम आपको याद हो, एग्जाम में रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो ये 3-4 नाम याद कर लेना। किसी को दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए अगला लिखिए, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा
विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा हाई स्कूल में पढ़े होंगे सभी लोग। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है एकांक द्रव्यमान का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। समझ में आ गया ना? जैसे कोई भी पदार्थ है और उसको आपने 1 ग्राम ले लिया, एकांक 1 ग्राम ही ले लिया। मान लेते हैं जैसे पानी। अब पानी को हमने क्या किया, 1 ग्राम ले लिया। इसका टेम्परेचर कुछ भी होगा, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ होगा। समझ में आ गया ना? अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग हीट देंगे, सही ना? इसके नीचे क्या देंगे, हीट या आग लगाएंगे, गर्म करेंगे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो 40 से कितना करना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 40 से 41 होने में जितना ऊष्मा आवश्यक है, कुछ ना कुछ ऊष्मा खर्च होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। समझ में आ गया? यानी एकांक द्रव्यमान पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा। ऐसे यानी अगर 1 ग्राम कोई भी चीज जैसे लोहा है तो उसका टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कुछ भी टेम्परेचर हो ना, 30, 40, 50, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उसको ऊष्मा चाहिए उसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। तो लिख लीजिए इसका परिभाषा विशिष्ट ऊष्मा का, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एकांक द्रव्यमान का मतलब कितना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। एकांक का मतलब 1 ग्राम का। समझ में आ गया ना? यानी 1 ग्राम पदार्थ कोई है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ाते हैं तो जितना उसमें ऊष्मा लगेगा उसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा निकालते कैसे, इसका फार्मूला होता है Q बराबर यम यस डेल्टा टी। कहीं कहीं यस के स्थान पर सी भी लिखा होता है, यानी इसके स्थान पे कहीं कहीं सी भी लिखा होता है, यानी ऐसे लिखा होता है यम सी डेल्टा टी। समझ में आ गया ना? तो Q बराबर यम यस डेल्टा टी। जहां पर Q क्या है, जहां पर जो Q है ये विशिष्ट ऊष्मा नहीं है, ये ऊष्मा है, पदार्थ की ऊष्मा। ये क्या है, ये ऊष्मा है, पदार्थ की ऊष्मा। जहां Q, यम क्या है, द्रव्यमान, और यस क्या है, ये है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। और डेल्टा टी क्या है, हाँ, तापांतर। समझ में आ गया ना सबको? तापांतर। तो यहां से हमें देखिए सबका मात्रक पता है। ऊष्मा का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अभी निकाल लेंगे, ताप का मात्रक केल्विन सेल्सियस, ये होता है ना। तो हमें विशिष्ट ऊष्मा चाहिए, तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर कितना हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा यम बटा, सॉरी, यस बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे तो Q बटा यम इंटू डेल्टा टी, ये होगा ना। Q का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक जूल, यम का मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक केल्विन, लिख सकते हैं ना, जूल किलोग्राम केल्विन, डिग्री केल्विन। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको
सीजीएस में लिखना होगा तो ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी। कैलोरी, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि 1 ग्राम तापमान बढ़ाना है, 1 ग्राम का, तो यहां ग्राम लिख दें, किलोग्राम को लिखें। तो कैलोरी प्रति किलोग्राम के स्थान पर क्या लिखेंगे? ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति किलोग्राम डिग्री केल्विन। समझ में आ गया ना? तापांतर का मतलब ताप में अंतर से 4 से 5। समझ में आ गया ना सबको? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक एग्जाम में आता है तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। किसी को यहां तक दिक्कत है? देखिए, इसका मात्रक हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसका मात्रक क्या लिखे? इसका मात्रक लिखे हैं कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर हम 1000 यहाँ किलोग्राम लिखें तो इसको ऊपर भी 1000 का गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ऐसे नहीं लिख सकते भाई? ग्राम से किलोग्राम भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो 1000 का गुणा अगर यहां करेंगे तो ऊपर भी 1000 का गुणा हो जाएगा। और हमें यह भी पता है हम 1 कैलोरी में कई जूल होता है? 4.182 जूल। जितने लिखते हैं ना 4.182 जूल। ऐसे भी लिख सकते हैं जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना सबको ये चीज? इसी को बदल देना है, कैलोरी से जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 कैलोरी में इतना जूल ये होता है ना। तो 1 कैलोरी में अगर इतना जूल होता है तो इसी को हम जूल में भी बता सकते हैं कि 4.182 जूल प्रति या 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर किलोग्राम में इसको लिखना होगा, यानी किलोग्राम लिखना होगा, तो नीचे भी 1000 का गुणा, ऊपर भी 1000 का गुणा। तो फिर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4182 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी सारा मात्रक बदल दिया गया, सारे मात्रक यही वाले हैं भाई। कहीं किलो से किलोग्राम लिखा गया है, कहीं कैलोरी से जूल लिखा गया है। समझ में आ गया ना? क्योंकि एग्जाम में बदल बदल के आता है। तो ये भी मात्रक लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना नहीं, वहां लिखा लिखाया आएगा। तो क्या होता है? तो आप एक ही मात्रक रख सकते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसी को आप बदल बदल के चेंज कर सकते हैं। कैलोरी से अगर जूल में बनाना होगा तो 1 कैलोरी में 4.182 जूल लिख देंगे। अगर यहाँ ग्राम के स्थान पे किलोग्राम लिखना होगा तो 1000 का यहां गुणा होगा तो ऊपर भी 1000 का गुणा होगा। क्लियर है ना ये चीज सबका? अब आप लिखना, लिख लीजिए, ज्ञात, नोट करके लिखना, ज्ञात ठोस अथवा द्रव में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है। ज्ञात ठोस अथवा द्रव में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है ठोस और द्रव में। यानी जितने भी पदार्थ हम लोग देखते हैं ठोस या द्रव, उसमें सबसे ज्यादा पानी का। विशिष्ट ऊष्मा को अगर हम देहाती भाषा में समझे, इसका मतलब होता है कोई भी पदार्थ कितना देर में गर्म होगा और कितना देर तक गर्म रहेगा। इसका मतलब जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होगी वो पदार्थ देर से गर्म होगा, जल्दी नहीं गर्म होगा और देर तक गर्म रहेगा। समझ में आ गया ना? यानी जो पानी है
वो देर से गर्म होगा लेकिन देर तक गर्म भी रहेगा। अगर एक बार गर्म कर दिया गया तो जल्दी नहीं ठंडा होगा, बाकी दूसरे पदार्थ जल्दी ठंडा हो जाएंगे। किसी को दिक्कत यहां तक तो बताइए। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? पानी की। पानी की तो ठोस और द्रव में है। अगर ठोस द्रव गैस तीनों में मिला दे तो किसकी हो जाएगी? हाइड्रोजन की। इसे अगर जो यहां शर्त लिखा है, ये ठोस और द्रव में लिखा है सबसे ज्यादा। अगर गैस को भी लिया जाएगा तो सबसे ज्यादा गैस का होता है, यानी ऐसे कह दें कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? ठोस की, द्रव की या गैस की? तो आप कहेंगे गैस की। ये तो है ना। और गैस में भी सबसे ज्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का। जो पानी है ये ठोस और द्रव में ज्यादा है, गैस में नहीं है। गैस में इससे ज्यादा होता है जिसमें हाइड्रोजन शामिल है। तो लिख लेना, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा हाइड्रोजन, क्वेश्चन में गैस है ये ना, हाइड्रोजन की होती है, जो पानी का लगभग 3.5 गुना होता है। जो पानी का लगभग 3.5 गुना होता है। अगर हम पानी की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, पानी की विशिष्ट ऊष्मा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? ये होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा ये कितना होता है? तो ये होता है 3.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन से लगभग 3.5 गुना होता है। किसी को दिक्कत है यहां तक? सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा, अगर हाइड्रोजन या गैस नहीं लिखा तो आप पानी लगा सकते हैं, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखते हैं, अच्छा आपसे पूछता है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, तो बर्फ की भी लिख सकते हैं आप। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? ये होता है 0.5 कैलोरी, यानी पानी का आधा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी पानी का टेम्परेचर अगर 1 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी। समझ में आ गया ना? अच्छा, इसका मतलब टेम्परेचर किसका जल्दी बढ़ेगा, पानी का कि बर्फ का? बर्फ का। बर्फ को आधे कैलोरी चाहिए। समझ में आ गया ना? जबकि पानी को 1 कैलोरी चाहिए और हाइड्रोजन को 3.5 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम के लिए। इसीलिए आप देखते हैं, इसका उदाहरण कहां देखने को मिलता है? अगर हम उदाहरण की बात करें, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है ना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है। इसलिए आप देखते हैं जितने सिकाई होते हैं, शरीर का सिकाई करते हैं ना मेडिकल लाइन में, उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर और में हम देखते हैं ना, पानी का थैली रहता है, बोतल में पानी भर के फिर सिकाई करते हैं। पानी को गर्म कर लिए, उसको बोतल में भर लिए, फिर सिकाई कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। यानी पानी अगर एक बार गर्म हो गया है तो उससे काफी देर तक सिकाई किया जा सकता है, जल्दी ठंडा नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो इसका उपयोग कहां करते हैं? सिकाई करने के लिए। सिकाई करने में। और कहां देखते हैं आप इसका उपयोग? सिकाई करने के लिए करते हैं, और कहां?
बताइए, और एक उदाहरण आप लोग बताइए, जहां पानी को गर्म या ठंडा करने से मतलब हो, कहां होता है? आप सभी लोग देखते होंगे शादियों के सीजन में जनरेटर में रेडिएटर लगा होता है, उसमें पानी डालते हैं ना, ट्रैक्टर में पानी डालते हैं, ना, आगे ढक्कन खोल के पानी भर देते हैं। देखिए ना, जनरेटर में तो सभी देखते होंगे, शादी के सीजन में चलता है तो उसमें जो जनरेटर मालिक होते हैं वो एक आध लड़के को पकड़े रहते हैं, तुम पानी डाला करना, सही ना, अपना सोएंगे उस आपसे मतलब किसी से कहा देंगे कि एक आध घंटे में, डेढ़ घंटे में से पानी डाला करना। क्यों डालते हैं पानी? पानी डालने से ठंडा होता है ना, मतलब ठंडा करने के लिए इसीलिए डालते हैं। जब आप इंजन में देखिए ना, वापसी पानी आता है लिस्टर में, पंप सेट में, क्यों आता है? ताकि इंजन गर्म ना होने पाए, इसीलिए आता है। तो जनरेटर में भी पानी इसीलिए पड़ता है ताकि जनरेटर गर्म ना होने पाए। ट्रैक्टर में भी पानी इसीलिए डालते हैं ना, ट्रक में भी डालते हैं पानी, डालते हैं ना उसमें, रेडिएटर में पानी इसीलिए डालते हैं ताकि ट्रक का इंजन गर्म ना होने पाए। तो पानी ही क्यों डालते हैं? पानी इसीलिए डालते हैं कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, यानी देर से गर्म होगा। समझ में आ गया ना? पानी अगर डाल रहे हैं तो उसमें 2 बाल्टी पानी डाल दिए तो हो सकता है वो ट्रक 150-200 किलोमीटर चला जाए, उसके बाद फिर से पानी डालना पड़े। कोई दूसरा चीज डाल देंगे, समझ में आ गया ना, तो जल्दी गर्म हो जाएगा। जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो बार बार पानी चेंज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, पानी सस्ता भी है, सही ना, अभी तो सस्ता ही है। कई भी आदमी ट्रैक्टर खड़ा करके, सही ना, जनरेटर वाले खड़ा करके 2 बाल्टी पानी डाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो दूसरा आप लिख सकते हैं रेडिएटर में पानी का प्रयोग, रेडिएटर पानी का प्रयोग होता है। रेडिएटर में पानी का प्रयोग होता है, कारण क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। एग्जाम में यही सवाल आएगा कि सिकाई करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, क्यों? समझ में आ गया ना? तो आपको यही ऑप्शन लगा देना है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। अगर ये, क्योंकि ये साइंटिफिक लैंग्वेज लिखा है, अगर ये नहीं लिखा होगा तो फिर क्या लिखा होगा? क्योंकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, मतलब उसका व्याख्या लिखा होगा। दोनों में से जो भी बात लिखा होगा वही आपको लगा देना है। समझ में आ गया ना? इसीलिए इनका प्रयोग करते हैं। रेडिएटर में क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि पानी डाल देंगे तो देर से गर्म होगा। अब हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या होगा भाई? मन में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन का तो और ज्यादा है। हाँ, गैस भी है। कहने का मतलब पानी, देखिए, केवल थ्योरी के लैंग्वेज से नहीं डालते आप, उसमें इकोनॉमिकल भी देखेंगे ना। पहली बात, पानी ज्वलनशील नहीं है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है। हाइड्रोजन डाल देंगे तो ब्लास्ट कर सकता है। समझ में आ गया ना? ज्यादा तो है लेकिन डालना संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि इन सबको डालने के लिए, गैस को डालने के लिए किसी कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी। भाई किसी से आप नहीं डलवा सकते ना, उसके लिए दुकान पे ले जाना पड़ेगा, साइंटिफिक रूप से डाला जाएगा। जैसे सीएनजी है, सीएनजी डलवाने के लिए पैसेंजर को उतारा जाता है ना, वही पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए बैटरी ये डाल देते हैं। कहने का मतलब जब गैस डलवाएंगे तो फिर एक किसी ना किसी उसके जानकार से डलवाना पड़ेगा, सही ना, आपको ले जाना पड़ेगा, मतलब हर चीज में असुविधा होगी, महंगा भी हो सकता है, सही ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ज्वलनशील है भाई। और तो आदमी एडजस्ट कर सकता था, लेकिन ज्वलनशील है, ये नहीं एडजस्ट हो पाएगा। समझ में है ना? इसलिए पानी का प्रयोग करते हैं क्योंकि सस्ता भी है और इसके लिए किसी कुशल कारीगर नहीं चाहिए, कोई भी डाल दे। पानी 2-4 बूंद इधर उधर भी हो गया, एक लोटा डाला, एक जग डाला, आधा गया आधा गिर भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में दिक्कत हो जाएगा। किसी को यहां तक दिक्कत है? चलिए आगे लिखिए। ऊष्मा कितने प्रकार के होता है? कौन कौन सा? दो प्रकार का। हाँ, लिखना ऊष्मा के प्रकार। ऊष्मा के प्रकार। तो ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है आपका
एक होता है संवेदनीय ऊष्मा, संवेदनीय ऊष्मा, और दूसरा होता है आपका गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, संवेदनीय ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। क्लियर है चीज? संवेदनीय ऊष्मा क्या होता है? संवेदनीय ऊष्मा का मतलब होता है वह ऊष्मा जो अवस्था बदल दे। समझ में आ गया ना? कि ताप बढ़ा दे, अवस्था ना बदले। देखिए दो चीज रहेगा, ध्यान देना यहां पर। क्या क्या बदलेगा? जब आप किसी को ऊष्मा देंगे तो क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है ताप ज्यादा हो जाए, समझना भाई। किसी को गर्म करेंगे क्योंकि दोनों में यही लिखना है। एक हो सकता है ताप ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो कम तो होगा नहीं जल्दी भाई, गर्म करने से ताप कम नहीं होगा ना, ज्यादा हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है? अवस्था बदल सकता है, अवस्था बदल जाए, बदल जाए। ये तो सकता है ना, ये अवस्था बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता। जैसे पानी है, अब पानी को आप 40 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए गर्म करना स्टार्ट किए 70 डिग्री सेल्सियस तक, तो गर्म तो हुआ ना, ताप तो बढ़ गया, लेकिन अवस्था बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां अवस्था बदल जाए वो कौन सी है? गुप्त ऊष्मा। समझ में आ गया ना? इसे यहां पर क्या है? संवेदनीय ऊष्मा का मतलब होता है हाँ, जिसमें अवस्था ना बदले। समझ में आ गया ना? उसको बोलते हैं संवेदनीय अवस्था। ताप तो रहेगा लेकिन अवस्था नहीं बदलेगा। और गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है जैसे पानी था, समझ में आ गया ना? तो पानी था कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रहेगा लेकिन भाप भी बदलेगा ना। तो भाप समय पे बदलेगा, इसका मतलब क्या है? ताप नहीं बढ़ा, अवस्था ही बदल गया। समझ में आ गया ना? जहां ताप ना बढ़े, अवस्था बदल जाए, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। लिख लीजिए इसी को। संवेदनीय ऊष्मा का मतलब जिसमें ताप बढ़े लेकिन अवस्था में परिवर्तन ना हो। ऐसा ऊष्मा जो ताप में वृद्धि कर दे, वृद्धि कर दे, परंतु अवस्था में परिवर्तन ना करे। यानी अवस्था समान रहे, केवल ताप ज्यादा होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। यानी सीधे से हम ऐसे कह सकते हैं, ताप में तो परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। इस ऊष्मा को बोलते हैं संवेदनीय ऊष्मा। समझ में आ गया ना? इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का फार्मूला है Q बराबर एम एस डेल्टा टी। जो ये Q है यही है संवेदनीय ऊष्मा। इस फार्मूले से आप ऊष्मा निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? इस फार्मूले से आप इसकी ऊष्मा निकाल सकते हैं। अवस्था बदल दे, इसका मतलब यहां लिखा भी है। गुप्त ऊष्मा कौन सी है? तो गुप्त ऊष्मा का मतलब इसी का उल्टा, ऐसा ऊष्मा जो अवस्था बदल दे लेकिन ताप में परिवर्तन ना करे। समझ में आ गया ना? ऐसी ऊष्मा जो अवस्था में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे, परंतु ताप स्थिर रहे, स्थिर रहे या ताप में परिवर्तन ना करे, बात एक है।
इसका मतलब ताप इसमें क्या होगा, ताप होगा नियत, ये ना स्थिर होगा, लेकिन अवस्था क्या होगा, अवस्था बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा। गुप्त ऊष्मा कैसे निकालते हैं, तो Q बराबर होता है m इंटू यल। समझ में आ गया ना, Q बराबर m इंटू यल। तो Q क्या है, ऊष्मा है, m क्या है, पदार्थ की मात्रा है, और यल क्या है, गुप्त ऊष्मा। Q बराबर m यल से निकाला जाता है। किसी को दिक्कत है यहां तक? समझ में आया ना सबको? कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो? क्लियर है ना ये चीजें? चलिए बाकी कल लगाया जाएगा।